हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि हिंद चीन में जब विदेशी कंपनियों का आगमन शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश कंपनी वाला आया और बाद में फ्रांसीसी आए। तो इसमें से फ्रांसीसी कंपनी वाले हिंद चीन में अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश किया और किस प्रकार वो पूरे हिंद चीन में फैल गए, इसको हम लास्ट क्लास में समझे थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि अब देखिए, हिंद चीनियों के लिए जरूरी ये था कि वे लोग अब फ्रांसीसियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करें, ताकि फ्रांसीसियों से वो लोग मुक्त हो सके और अपने देश का विकास अच्छे ढंग से कर सके। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी ये था कि हिंद चीन के सारे लोगों में, यानी वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के जितने सारे लोग थे, उन सारे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हो, यानी राष्ट्रीयता का उदय हो, ये जरूरी था। तो वहां पे राष्ट्रवाद का प्रसार कैसे हुआ, यानी वहां पे राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे, यही आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, राष्ट्रवाद के उदय के बहुत सारे कारण थे, जिसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फान बोई चाउ। तो फान बोई चाउ का काफी महत्वपूर्ण योगदान था वहां पे राष्ट्रीयता का प्रसार करने के लिए। और फान बोई चाउ के संदर्भ में दो चीजें हमें जानना है। सबसे पहली चीज कि फान बोई चाउ के द्वारा एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया गया, यानी एक संगठन का निर्माण किए थे फान बोई चाउ। और इस संगठन का नाम क्या था? तो इसका नाम था दुई तान होई। देखिए, आपको ऐसे इसी प्रकार का नाम इसमें सुनने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि हिंद चीन में चाइनीज भाषा बोली जाती थी, मतलब चीन की भाषा बोली जाती थी, इसलिए चीनी भाषा में तो आपको पता ही है कि नाम किस प्रकार का होता है। ये आदमी का नाम है फान बोई चाउ। संगठन भी बनाया तो उसका भी नाम उसी तरह का, दुई तान होई। तो चाइनीज लैंग्वेज के शब्द ऐसे ही होते हैं। तो देखिए, दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की इन्होंने स्थापना किया और इस संगठन की सहायता से अब वहां हिंद चीन में राष्ट्रवाद के प्रसार का प्रयास इनके द्वारा किया गया। साथ ही साथ फान बोई चाउ के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, इन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक इन्होंने लिखा और यह पुस्तक लिखकर पूरे वियतनाम के लोगों में हलचल पैदा कर दिए। पूरे वियतनाम के लोगों में मतलब एक अलग प्रकार का उमंग पैदा कर दिए और वहां पे क्रांति शुरू करने के संदर्भ में। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि भाई ये किताब में नाम है किताब का द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यानी वियतनाम को फ्रांसीसियों के कारण जितना लॉस हुआ था उसका इतिहास ही, जितना हानि हुआ था उसका इतिहास इन्होंने लिख डाला। दूसरा कारण इसका क्या था? अब इसका दूसरा कारण था कि भाई विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव पड़ रहा था। तो यह समझिएगा, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। अब देखिए, विदेशी घटनाओं का क्या प्रभाव था इसको समझिए। तो यहाँ पे दो चीज जानना है। सबसे पहली चीज ये कि अब 1905 ईस्वी में रूस और जापान में एक युद्ध हुआ था। रूस जापान युद्ध हुआ था 1905 ईस्वी में। और आपको बता दें कि इस युद्ध में रूस जो है ये पराजित हो गया था, यानी रूस हार गया था। और इस युद्ध में जापान का विजय हुआ था, यानी जापान जो है जीत हासिल किया था। और जापान जो है काफी छोटा सा देश है और ये रूस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश। सॉरी, उस समय रशिया के पास उतना ज्यादा पावर नहीं था जितना आज है, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा देश था रूस। और दुनिया का एक छोटा सा, मतलब एक बहुत छोटा देश जो है जापान। अब ये जापान उतने बड़े देश रूस को पराजित कर दिया। तो ये जो युद्ध था ये हिंद चीनियों के लिए भी प्रेरणा का काम किया, बिकॉज हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस ये तीन देश थे और तीनों देश को फ्रांस को पराजित करना था। तो इनको प्रेरणा मिला इससे कि भाई जब जापान इतना छोटा देश होकर रूस जैसे बड़े देश को पराजित कर सकता है, तो हम तीनों मिलकर फ्रांस को क्यों नहीं पराजित कर सकते। तो इससे भी कहीं ना कहीं उनको जागरूकता उत्पन्न हुई उनके अंदर। अब देखिए, दूसरी चीज कि यहाँ रूस में एक क्रांति हुआ 1917 में, जिसे रूस की बोल से भी क्रांति भी कहा जाता है। 1917 ईस्वी में किया गया और उसके बाद रूस में एक नई व्यवस्था लागू किया गया
और इसी व्यवस्था का नाम था साम्यवाद। तो रूस में साम्यवाद का गठन हुआ और ये इतनी अच्छी बेहतरीन व्यवस्था थी और उस समय सबसे पहली बार चूंकि रूस में इस व्यवस्था को लागू किया गया तो ये साम्यवाद से भी अब हिंद चीन के जो लोग थे काफी प्रेरित हुए और हिंद चीन के जो लोग थे अब ये भी प्रयत्न करने लगे, ये भी प्रयास करने लगे कि अपने देश को भी फ्रांसीसियों से मुक्त करके और वहां भी साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया जाए, क्योंकि सारे मतलब हिंद चीन में आने वाले जो भी देश थे उनको ये व्यवस्था काफी अच्छा लग रहा था और इससे काफी वो लोग प्रभावित हो रहे थे। तो यह भी एक कारण बना, विदेशी घटनाओं के भी प्रभाव के कारण वो लोग जागरूक हुए आंदोलन करने के प्रति। अब देखिए तीसरा कारण क्या था, तो ये तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो तीसरा कारण था प्रथम विश्व युद्ध। अब इसको थोड़ा समझिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जाए तो आप सबको पता है कि 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला और फर्स्ट वर्ल्ड वार में अब दो ग्रुप के जो देश थे भाग लिए थे। इसमें एक ग्रुप था, ठीक है, जिसका नाम अगर देखा जाए तो एक ग्रुप का नाम था त्रिगुट और एक ग्रुप का नाम था त्रिदेशीय संधि। आगे चलकर अब इन्हीं गुटों का नाम जो है, इसका नाम धुरी राष्ट्र पड़ा, इसका नाम मित्र राष्ट्र पड़ा। तो देखिए त्रिगुट में कौन कौन देश थे, तो त्रिगुट में था जर्मनी, त्रिगुट में था अब आपका इटली, फिर त्रिगुट में था ऑस्ट्रिया हंगरी। तो अब ये जो कंट्री थे ये त्रिगुट में शामिल थे। अगर त्रिदेशीय संधि की बात करें तो त्रिदेशीय संधि में भी 3 कंट्री, एक था फ्रांस, एक था ब्रिटेन और एक था रूस यानी रसिया। अब देखिए तो ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होने की जब पॉसिबिलिटीज लग रहा था, जब संभावनाएं थी प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने का, तभी फ्रांसीसियों के द्वारा एक काम किया गया। फ्रांसीसियों ने क्या किया भाई कि फ्रांसीसियों के द्वारा अब अधिक से अधिक संख्या में, फ्रांसीसियों द्वारा काफी अधिक संख्या में हिंद चीन से सैनिकों को बहाल करना ये लोग शुरू किए। यानी काफी अधिक संख्या में हिंद चीन में सैनिक बहाल किए गए। यानी हिंद चीन में किसानों को, मजदूरों को और अन्य सभी वर्ग के लोगों को सैनिक के रूप में अब फ्रांसीसियों ने सैनिक के रूप में उन लोगों को बहाल किया। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो यहाँ के सैनिकों को, हिंद चीन के सैनिकों को फर्स्ट वर्ल्ड वार में ले जाया गया युद्ध करने में। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो सैनिकों का कतार लगा करता था, वहां पे सैनिकों की जो लाइन लगती थी उसमें प्रथम पंक्ति में हिंद चीनियों के सैनिकों को ही खड़ा कराया जाता था, ताकि मरने वालों में हिंद चीन के सैनिकों की संख्या अधिक रहे। ठीक है, तो इस बात का, चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिंद चीन के भी बहुत सारे सैनिक जो है मारे गए, काफी सारे सैनिक हिंद चीन के भी मारे गए, जिसके कारण हिंद चीनियों में इस बात को भी लेकर काफी तेज रिएक्शन हुआ, काफी तेज प्रतिक्रिया हुआ और हिंद चीन के लोगों ने फ्रांसीसियों के खिलाफ आंदोलन करने की बात ठान ली। ठीक है, तो यह भी एक कारण बना प्रथम विश्व युद्ध, जो हिंद चीन के लोगों में और उन लोगों के खून में उबाल उत्पन्न किया, उन लोगों की राष्ट्रीयता को और ज्यादा बढ़ावा दिया। अब चौथा कारण समझिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हो ची मिन्ह। आपको एक और बात बता दे कि ये हो ची मिन्ह चाइनीज भाषा का नाम है और ये इनके मम्मी पापा को शायद लगा कि ये नाम थोड़ा सा कठिन है, इसका उच्चारण करने में थोड़ा कठिनाई होगी, हो ची मिन्ह, तो इसलिए ये लोग सोचा कि एक आसान सा नाम रखते हैं, एक हल्का नाम रखते हैं। और देखिए चाइनीज भाषा में ये लोग हल्का नाम का सोचा, तो इनका एक और नाम रखा गया, इनका एक और नाम ये रखा गया न्यूगन आई क्योक, न्यूगन आई क्योक। अब सोचिए, तो अब ये हल्का नाम वो लोग सोचा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसे भी ज्यादा डेंजरस ये हो गया, एगो तो फुटले फुटले एगो के पेनिए ना, मतलब ये दोनों नाम एक से बढ़कर एक है। हालांकि ये जो व्यक्ति थे ये काफी महान व्यक्ति थे। अब देखिए जब वियतनाम में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहा था उस समय ये एक छात्र के रूप में थे, तो हम आपको यही बताएंगे कि हो ची मिन्ह जो थे एक वियतनामी छात्र थे। वियतनाम जो हिंद चीन का सबसे प्रमुख देश था वहीं के एक छात्र थे हो ची मिन्ह, और ये पढ़ाई करने के लिए पेरिस में गए थे।
पेरिस गए हुए थे पढ़ाई करने के लिए, जो फ्रांस की ही राजधानी है। और ऐसा कहा जाता है, ये सच बात ही है कि अपने देश के लिए अगर हमें कुछ प्रयास करना है तो जरूरी नहीं है कि हम अपने देश से ही करेंगे, हम दूसरी जगह पे रह कर भी अपने देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं। और उसका उदाहरण ये भी पेश किए इन्होंने, पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बना लिया, मतलब साम्यवाद से ये भी काफी प्रेरित थे, तो साम्यवादियों का एक गुट इन्होंने तैयार कर लिया, पेरिस में ही बना लिया। और उसके बाद ये मॉस्को चले गए, पेरिस से लौटने के बाद फिर ये मॉस्को चले गए। और आपको तो पता ही है कि मॉस्को रशिया का यानी रूस का राजधानी है, और रूस से ही साम्यवाद की शुरुआत हुआ था। तो ये रशिया यानी मॉस्को जो है साम्यवाद का गढ़ ही था। तो यहाँ पे तो साम्यवादियों से और ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कर दिया। ठीक है, वहां पे इन्होंने क्या किया कि अब ये बात है 1925 का, 1925 ईस्वी में उन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कर दिया। ठीक है, और उसके माध्यम से इन्होंने मतलब वियतनाम के लोगों में राष्ट्रीयता का प्रसार किया। फिर जब वे लौटे अपने देश, यानी जब वो वियतनाम में लौटे, तो वियतनाम में जितने सारे बिखरे हुए राष्ट्रवादी गुट थे, मतलब ये हुआ कि वियतनाम में पहले भी बहुत सारे गुटों का, बहुत सारे पार्टी का, बहुत सारे दल का निर्माण पहले से भी किया गया था, लेकिन वो सारा गुट, सारा पार्टी बिखरा हुआ था, मतलब किसी में भी यूनिटी नहीं था। इसलिए हो ची मिन जब वियतनाम लौटे तो बिखरे हुए जितने सारे राष्ट्रवादी गुट थे सबको पहले मिला के एकजुट किया इन्होंने, और सबको एकजुट करके इन्होंने एक पार्टी बना दिया, और उस पार्टी का नाम रखा गया वियतनाम कॉन्ग सान देंग। ये पार्टी का नाम है, वियतनाम कॉन्ग सान देंग नामक पार्टी का निर्माण किया गया। इसी को अब हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना जो है अब इनके द्वारा किया गया। अब देखिए, कम्युनिज्म का मतलब होता है साम्यवाद, यानी साम्यवाद से प्रेरित हुए हैं, इसलिए कम्युनिज्म से कम्युनिस्ट बना है। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किए हैं 1930 ईस्वी में, और इसी वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी को अब चाइनीज लैंग्वेज में कहा जाएगा वियतनाम कॉन्ग सान देंग। तो इस पार्टी का स्थापना करके, और चूंकि सारे बिखरे हुए राष्ट्रवादी गुटों को आपस में मिला दिए थे, इसलिए एक बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़ी पार्टी का निर्माण इन्होंने किया था। और इस प्रकार हो ची मिन्ह के नेतृत्व में अब वहां पे राष्ट्रवादी आंदोलनों की शुरुआत किया गया। अब देखिए, वहां पे राष्ट्रवाद के उदय का एक और भी प्रमुख कारण था, और वो क्या था तो आपको हम बता देते हैं, फ्रांस का फ्रांसीसी दमन चक्र। यह भी एक महत्वपूर्ण जो है वहां पर देखा जाए तो कारण था। फ्रांसीसी दमन चक्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जानना है कि अब फ्रांसीसियों का दमन चक्र, मतलब फ्रांसीसियों ने जब देखा, वैसे फ्रांसीसी जब आए थे शुरू में हिंद चीन में, उस समय से ही वो हिंद चीनियों का शोषण करना शुरू किए थे, हिंद चीनियों के साथ अत्याचार करना शुरू किए थे। लेकिन जब उन लोगों को महसूस हुआ कि हिंद चीन के लोग अब आंदोलन करने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो वे लोग अब और अपने दमन चक्र को बढ़ा दिया। वे लोग देखते थे कि जहां कहीं भी आंदोलन शुरू होने को रहता था वहां पे बमबारी कर देते थे, वहां पे गोलियां बरसा देते थे। ये लोग कितने बार, एक वहां जो प्रमुख सड़क था वहां का सबसे प्रमुख सड़क था जिसका नाम था हो ची मिन्ह मार्ग, यानी हो ची मिन्ह के ही नाम पर, ये जो हो ची मिन्ह के बारे में हम आपको बताए, इन्हीं के नाम पर वहां का मुख्य सड़क जो था उसका नाम रखा गया था हो ची मिन्ह मार्ग। तो बमबारी करके कितने बार हो ची मिन्ह मार्ग को भी ध्वस्त कर दिया गया था, और बार बार वियतनाम के क्रांतिकारी उसको मरम्मत कराया करते थे। ठीक है, तो अब ये जो फ्रांसीसी दमन चक्र है ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था, यानी वो लोग हिंद चीनियों पे अत्याचार ये लोग का दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। जहां कहीं भी आंदोलन शुरू होने को होता था वहां पे बमबारी करके, गोलियां बरसा के वहां के लोगों को ये लोग दबा के रख देते थे। लेकिन लोगों की आंदोलन
को ये लोग दबा सकते थे, यानी लोगों का आंदोलन शुरू होने वाला है और बमबारी करके या डरा धमका के आंदोलन को कुछ समय तक के लिए ये लोग रोक सकते हैं। लेकिन आंदोलन की आग जो हिंद चीनियों के अंदर भड़क चुकी थी उसको ये लोग सुलझा नहीं सकते थे उसको, और ये लोग ऐसा दमन चक्र के कारण क्रांति की जो आग थी और सुलग रही थी और वो आग धधक रही थी। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी दमन चक्र के कारण भी वहां के हिंद चीन के लोगों में राष्ट्रीयता का प्रसार हुआ। तो ये सारे कारण हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद के उदय होने का। तो आज के क्लास में हम आपको बताएं हिंद चीन में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे। तो आज हम लोग इतना ही रहने देंगे और अगले क्लास में इससे आगे बढ़ के हम आपको बताने वाले हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होगा 1939 से 45 तक चलेगा, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का भी हिंद चीन पे आक्रमण होगा। तो जापान से और फ्रांसीसियों से कैसे वियतनाम स्वतंत्र होगा इसको हम अगले क्लास में समझेंगे।